बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश 001 लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज अपना लेक्चर नंबर 1। आपके लेक्चर में भी आपने अगर अपना लेक्चर लिया हो यूनिवर्सिटी का तो आपको थोड़ा मुश्किल लगा हो या थोड़ा प्रॉब्लम या आप थोड़ा परेशान हुए हो तो जो अपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, बहुत ज़्यादा इंग्लिश ईजी ही आपके लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह। मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको समझ भी आएगी। आपने सिर्फ कंसेप्ट लेने हैं इसके, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपने गौर से पढ़ना है, गौर से लेक्चर लेंगे, आपको सब कुछ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हमने इंट्रोडक्शन टू जर्नलिस्ट राइटिंग शुरू करना है। जर्नलिस्ट राइटिंग ऐसी राइटिंग होती है जो न्यूज़ के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह के लिए यूज़ होती है। ये ना जर्नलिस्ट राइटिंग नॉन फिक्शन राइटिंग की टाइप है। राइटिंग के ना वैसे ओवरऑल 2 टाइप्स होती हैं, एक फिक्शन राइटिंग और एक नॉन फिक्शन राइटिंग। फिक्शन कहते हैं अफसाना नगारी को, अफसाने को। तो फिक्शियस राइटिंग वो होती है जिसमें हम कहानियाँ, अफसाना वगैरह, स्टोरीज, उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। तो नॉन फिक्शन राइटिंग में ये आती है जर्नलिस्ट राइटिंग, ठीक है। इसमें रिपोर्ट्स, न्यूज़ और ऐसी चीज़ें अभी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे तो आपको मोर क्लियर हो जाएगा कि जर्नलिस्ट राइटिंग कौन सी होती है। सबसे पहले ये डोनाल्ड नॉर्मन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर है, उसका कोटेशन है, इसको हम देखते हैं। द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर ह्यूमन एडवांसमेंट। कि लिखने की जो इन्वेंशन है, यानी कि लिखने की दरियाफ्त ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, इंसान की एडवांसमेंट के लिए, इंसान की तरक्की के लिए एक बहुत अहम ईजाद है। गालिबन वो कह रहा है कि लिखने की जो ईजाद है ना, यानी कि नई नई चीज़ों के लिखने की दरियाफ्त करना, कभी कहानियाँ लिख लें, कभी रिपोर्ट्स, कभी मेमोज, कभी लेटर्स, कभी ये सारी दरियाफ्तें ह्यूमन की, इंसान की तरक्की के लिए एक बहुत अहम ईजाद है। गालिबन वो ये कह रहा है कि मेकिंग इट पॉसिबल फॉर ईच न्यू जनरेशन, ये हर न्यू जनरेशन के लिए ये चीज़ मुमकिन बनाता है टू बिल्ड अपॉन द वर्क ऑफ द प्रीवियस, कि हर नई जनरेशन, हर नई आने वाली नस्ल पिछलों के, जो पिछली जनरेशन ने, पिछली नस्लों ने काम किया है, वो काम उन तक पहुंच सके, उस काम पे वो अपनी बुनियाद और ज़्यादा मजबूत कर सकें। टू ट्रांसमिट नॉलेज फ्राम पर्सन टू पर्सन, एक आदमी से दूसरे आदमी तक इल्म मुंतकिल हो सके। डेफिनेटली अगर राइटिंग नहीं आप करेंगे, राइटिंग के ज़रिए ही ना कुछ चीज़ें सेफ रहती हैं कि अगली जनरेशन उस राइटिंग को पढ़ेगी, उन प्रीवियस लोगों का वर्क भी वो जानेंगे और उनका इल्म भी, जो उनका पर्सन टू पर्सन नॉलेज भी ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसमिट होगा अक्रॉस कल्चर्स एंड द टाइम। यानी कि तहजीबों में, एक तहजीब का अब किसी और कल्चर के, जैसे वेस्टर्न कल्चर का लिटरेचर हम पढ़ते हैं जिसमें ढेर सारे आ जाते हैं लिटरेचर, इसमें हम पढ़ते हैं शेक्सपियर को पढ़ते हैं और भी ढेर सारे इस तरह के। अब ये डोनाल्ड नॉर्मन हम पढ़ रहे हैं, ये भी वेस्टर्न है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, इसका कोटेशन हमने पढ़ा है। तो ये किस लिए हमारे पास आया कि ये राइटिंग में था तभी हमारे पास आ गया। पता नहीं कब का प्रोफेसर है, कब किसकी डेथ भी हो चुकी है, लेकिन ये हमारे तक ये पहुंच रहा है वाया राइटिंग। तो राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक अपना नॉलेज, अपना जो इल्म है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अगली जनरेशन, जो पिछली जनरेशन के नॉलेज से, उसके वर्क से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। कि ये वक्त का इसमें कोई लिहाज नहीं है कि अभी कोई राइटिंग हो सकता है कितने सही सालों बाद भी अगर वो सेव हो तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगी। ऐसे ही कल्चर्स भी, यानी कि एक कल्चर का नॉलेज दूसरे कल्चर हासिल करने के लिए क्या उनकी राइटिंग्स पढ़ते हैं जो उन्होंने लिखा हुआ होता है। यू मस्ट बी रेडी टू लर्न फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, डोंट यू वांट टू। वो कह रहा है कि आप अपने पहले स्कूल के पहले दिन ही आप लर्न करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ गेन करने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि कुछ हासिल करने के लिए आप आते हैं ना। कि ऐसा नहीं आप चाहते, बल्कि बिल्कुल ऐसे ही चाहते हैं। डू वेल इन योर स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दें, अच्छी तरह अपनी स्टडीज़ करें। इन्जॉय सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन कहते हैं कि जो आपका अपना एक्सप्रेशन है। अभी मैंने आपको कोटेशन समझाया है, अब आपके बहुत सारे बच्चे जो इसको सुन रहे हैं वो इससे डिफरेंट चीज़ें परसीव की होंगी, मतलब उनके सेल्फ एक्सप्रेशन सबका अलग अलग होगा, अलग अलग उनकी ओपिनियन होगी इस कोटेशन पे। ये आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है। अपनी जो सेल्फ एबिलिटी है उसको क्रिएटिव बनाएं, ठीक है, उसको ग्रूम करेंगे तो आप ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। बिकम मोर सेल्फ रेलियंट, सेल्फ रेलियंट यानी कि खुद पे रिलाई करें, खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस हो आप में, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएं आप, ताकि आप जो लिखें आपको उस पर भरोसा हो कि आपने लिखा तो ये डेफिनेटली ठीक होगा। मतलब पहले उसकी टेक्निक सीखें और फिर सेल्फ रिलाई हों। यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट राइटिंग विल बी टू यू एंड इन योर लाइफ, यानी आपको पता है कि राइटिंग आपके लिए और आपकी लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट विल बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड थ्रू कॉलेज एंड थ्रू आउट अडल्टहुड। मीन्स इंग्लिश आपके लिए आपके फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज के फर्स्ट ग्रेड से लेकर अडल्टहुड तक, बल्कि थ्रू आउट द लाइफ, जब तक आप प्रोफेशन में रहेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इंग्लिश लिखना आपको आना चाहिए, बोलना अच्छे से। राइटिंग तो स्पेसिफिकली जो जर्नलिस्ट राइटिंग हम पढ़ रहे हैं, ये आगे आप देखेंगे हर जगह पे आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह। राइटिंग इज़ प्रैक्टिकल, मोस्ट ऑफ अस मेक लिस्ट्स
जॉट डाउन रिमाइंडर्स, हम में से बहुत से लोग लिस्ट बनाते हैं। जैसे आप आम जिंदगी में इसकी एग्जांपल ले लें, आपने जब घर का कोई सौदा लाना होता है, कोई चीज़ें लानी होती हैं, तो आपको नहीं याद रहता, आप उसकी लिस्ट बनाते हैं, यानी कि राइट डाउन करते हैं उन चीज़ों को। जॉट डाउन रिमाइंडर्स, यानी कि बाजू का ऐसा होता है आपके फ्रेंड की बर्थडे आप भूल जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, रिमाइंडर सेट कर लेते हैं, अपनी डायरी में लिख लेते हैं, या कहीं भी ऐसी चीज़ पे जो आपको नजर आए तो आपको वो याद आ जाए, यानी कि ऐसे रिमाइंडर आप उसको जॉट डाउन कर लेते हैं। जॉट डाउन का भी ये मतलब है कि आप उसको एक निशानदेही कर लेते हैं उसकी एक याद दहानी के लिए अपनी। एंड राइट नोट्स एंड इंस्ट्रक्शन एट लीस्ट ओकेजनली, नोट्स भी लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन भी, यानी कि ओकेजनली का मतलब है कभी कभार, खास तौर पे एग्जांपल ये लेके आप लेक्चर्स ले रहे हैं तो आप उसमें से नोट्स को, जो इंपॉर्टेंट बातें आपको लगेंगी आप वो लिख लेंगे, या कोई इंस्ट्रक्शन जो हदायत आपको अच्छी लगेंगी वो भी आप नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये बताया जा रहा है कि राइटिंग प्रैक्टिकल है, आप इसको आम जिंदगी में कैसे करते हैं, ये सारा कुछ आप प्रैक्टिकल अमली तौर पर करते हैं। अब जॉब रिलेटेड प्रोफेशनल एंड वाइट कॉलर वर्कर्स राइट फ्रीक्वेंटली प्रिपेयरिंग मेमोज, प्रोफेशनल होते हैं पेशा वराना, वाइट कलर वर्कर्स बच्चों 2 टाइप के होते हैं, एक वाइट कलर और एक ब्लू कलर। अब ब्लू कलर वर्कर्स वो होते हैं जो जैसे मजदूर काम करते हैं और माइंस में लोग काम करते हैं, मतलब वो आप ऐसे कर लें जो मतलब मेहनत मजदूरी करते हैं ना, हार्ड वर्क करते हैं, हाथों से काम करते हैं, उनको ब्लू कलर कहा जाता है। जबकि वाइट कलर वर्कर वो होते हैं जो आप कह लें ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, जैसे बॉस हो गए, मैनेजर्स हो गए, और जो माइंड में लोग काम करते हैं उनके ऊपर जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो सारे लोग, इनको वाइट कलर्स कहा जाता है, मतलब आप इनको से ऑफिसर याद रखें वाइट कलर। अब वो कह रहा है पेशा वराना लोग और जो वाइट कलर वर्कर्स होते हैं वो भी फ्रीक्वेंटली प्रिपेयरिंग मेमोज तैयार करते हैं, लेटर्स, ब्रीफिंग पेपर, सेल्स रिपोर्ट, आर्टिकल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स एंड द लाइक। मेमोज, लेटर्स, ये सारी की सारी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी कि एप्लीकेशन होगी, बिजनेस लेटर हो गए, अपने बिजनेस के हवाले से वो अपनी फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं अपनी कंपनीज़ की, आर्टिकल लिखते हैं, रिसर्च रिपोर्ट, ये सारा कुछ वो लोग लिखते हैं। मोस्ट वर्कर्स डू सम राइटिंग ऑन द जॉब, कुछ लोग वर्कर्स जॉब के लिए उनको इसलिए हायर किया जाता है कि वो राइटिंग्स लिखें, यानी कि किसी और कंपनी का, किसी और आपको ऑर्गेनाइजेशन का लेटर आया है तो वो वर्कर्स होते ही सिर्फ इसलिए वो उसका लेटर पढ़ें और उस लेटर को रिस्पॉन्स करें, यानी कि वो सिर्फ राइटिंग जॉब करते हैं उस कंपनी में। स्टिमुलेटिंग, राइटिंग हेल्प्स टू प्रोवोक थॉट्स एंड टू ऑर्गेनाइज देम लॉजिकली एंड कंसाइजली। राइटिंग यानी कि लिखने की जो आपकी टेक्निक है ये आपकी मदद करती है आपकी थॉट्स को प्रोवोक करने में। प्रोवोक का मतलब होता है जगाने में, यानी कि आपकी सोचें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, आप एक टॉपिक पे आप उसमें चाहे मास्टर हो, आप उस पर काम ना करें तो उसको एक किस्म का जंग लगना, रस्ट आउट होना शुरू हो जाता है। तो आप जब लिखते रहेंगे तो जो आपकी थॉट्स हैं वो प्रोवोक होती रहेंगी, वो ज़्यादा और ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगी। और क्या होगा, टू ऑर्गेनाइज देम लॉजिकली एंड कंसाइजली, आपकी थॉट्स को लॉजिकली यानी कि किसी लॉजिक के साथ, एविडेंस के साथ, दलील के साथ और एक कंसाइज तरीके से आपकी राइटिंग जो राइटिंग स्किल है ये आपकी थॉट्स को एक तो जैसे कह रहे हैं पॉलिश करती है आपकी थॉट्स को और उनको एक वे में ऑर्गेनाइज करती है, मुनज़्ज़म करती है आपकी सोचों को। सोशल, मोस्ट ऑफ अस राइट थैंक यू नोट्स एंड लेटर्स टू फ्रेंड एटलीस्ट नाउ एंड देन। सोशल लेवल पे भी आप राइटिंग करते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को थैंक यू नोट्स कर देते हैं, यानी कि आप तो लेटर्स वाला नहीं ज़माना रहा, आप मैसेजिंग करते हैं ना, टेक्स्ट मैसेज, वो भी आप राइट कर रहे होते हैं, समथिंग राइटिंग आप कर रहे होते हैं ना उसमें भी। तो यानी कि आप थैंक यू या बर्थडे विश करते हैं अपने फ्रेंड्स को, या कुछ भी मौके पे, ईद पे आप मैसेजेस करते हैं, तो ये सारा राइटिंग में आ जाता है। थेराप्यूटिक, it can be help to express feelings in writing that cannot be expressed so easily by speaking। थेराप्यूटिक राइटिंग ऐसी राइटिंग होती है जिसमें आप ऐसी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं अपनी लिख के जिसको आप बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मतलब बाजू का ऐसा होता है कुछ लोग को ना, आप में से भी बहुत से बच्चे डायरीज लिखते हैं, मतलब वो जब तक डायरी ना लिखें किसी बात के लिए वो परेशान हो, जब तक वो डायरी ना लिखें उनकी वो टेंशन डिप्रेशन दूर नहीं होता, तो वो क्या करते हैं डायरी लिख के वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो यहाँ भी वो बताया जा रहा है कि आप जो चीज़ बोल के नहीं ठीक कर सकते ना, या किसी को बता के शेयर, बाजू का आप किससे बाजूकात आप किससे कोई चीज़ शेयर कर ही नहीं सकते, वो आप पर्सनल होते हैं या समथिंग कुछ ऐसा कह लें, तो आप क्या करते हैं उसको लिखते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, इसमें वो वाली राइटिंग इंक्लूड है। अनफॉर्चुनेटली मैनी स्कूल्स आर अनेबल टू गिव चिल्ड्रन सफिशिएंट इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग। बहुत से स्कूल्स ने बच्चों को राइटिंग के लिए सफिशिएंट इंस्ट्रक्शन यानी कि बहुत सी हदायत देते हैं बहुत से स्कूल बच्चों को, लेकिन देयर आर वेरियस रीजंस, इसकी बहुत सी वजूहत हैं। टीचर्स आर नॉट ट्रेन टू टीच राइटिंग स्किल्स, अनएबल, बहुत से स्कूल वो कह रहे हैं कि इस काबिल नहीं है, वो अनएबल हैं, वो इस एबल नहीं है कि बच्चों को राइटिंग की इंस्ट्रक्शन दे सके। यानी कि बदकिस्मती से बहुत से स्कूल बच्चों को लिखने के बारे में, राइटिंग स्किल के इन्हांस करने के बारे में इंस्ट्रक्शन हदायत नहीं देते। क्या वजह है, क्यों नहीं देते? क्योंकि बाजू का ऐसा होता है टीचर जो है वो अनट्रेंड होते हैं, उनको नहीं पता होता कि राइटिंग स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, तो वो डेफिनेटली बच्चों को भी फिर वो नहीं बता पाते। राइटिंग क्लासेस में भी टू लार्ज,
इट्स ऑफन डिफिकल्ट टू मेजर राइटिंग स्किल एक्सेट्रा। गवर्नमेंट स्कूल्स में ये ऐसा होता है कि क्लासेस बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, अब टीचर तो इवन उनका जो डेली होमवर्क है वो भी एक एक बच्चे का तवज्जो से नहीं चेक कर पाता, तो वो उनकी राइटिंग स्किल्स पे कैसे तवज्जो देगा, क्योंकि क्लासेस इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। ये प्रॉब्लम्स है जिस वजह से स्कूल लेवल पे आपकी राइटिंग स्किल्स पे तवज्जो नहीं दी जाती। रिसर्च शोज दैट स्टूडेंट राइटिंग लैक्स क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों ये राइटिंग स्किल की ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लैरिटी का मतलब है आप जो अपना मैसेज अपनी राइटिंग में लिखना चाह रहे हैं ना, जिस वजह से आप अपना राइट कर रहे हैं, यानी कि जिस वजह से वो चीज़ लिख रहे हैं, वो आपका पर्पस आपकी राइटिंग में क्लियरली नजर आए, इधर उधर की बातें ना करें, क्लियरली अपनी बात करें। कोहेरेंस का ये मतलब है कि आपका एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेट कर रहा हो, ये ना एक जगह आप कोई बात कर रहे हैं, एक जगह लाहौर है तो दूसरी जगह आप फौरन पेशावर पहुंच जाए अगले सेंटेंस में, ऐसे नहीं। को रिलेट कर रहा हो, एक दूसरे से आपकी बातें रिलेट कर रही हो, एक दूसरे से मिलजुल रहे हो, को रिलेशन हो उनमें, कोहेरेंस हो। ऑर्गेनाइजेशन का भी ये मतलब है कि मुनज़्ज़म तरीके से आप अपने टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करें, मुनज़्ज़म अंदाज में आप अपनी राइटिंग को लिखें। तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की राइटिंग रिसर्च से पता चला है कि इन चीज़ों से डिवाइड ऑफ होती हैं, ये चीज़ों की कमी होती है बच्चों की राइटिंग में। क्यों? क्योंकि उनको राइटिंग स्किल नहीं सिखाई जाती स्कूल लेवल पे। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स कैन राइट परसुएसिव एसेज और कॉम्पिटेंट बिजनेस लेटर्स। बहुत कम स्टूडेंट है, बल्कि चंद स्टूडेंट परसुएसिव एसेज वो होते हैं जो किसी को परसू करने के लिए, किसी चीज़ को पे उभारने के लिए जो मज़ामीन लिखे जाते हैं उनको परसुएसिव एसेज कहते हैं। और कॉम्पिटेंट बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर में आप बिजनेस कोई ऑर्गेनाइजेशन की, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप उसकी तरफ से किसी और ऑर्गेनाइजेशन को कोई अपने लेटर लिखना है, किसी के मैनेजर को आपने मदऊ करना है या कुछ भी ऐसा, मतलब इसको बिजनेस लेटर, बिजनेस राइटिंग में आया जाता है। तो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कुछ लिखना आता है। As many as 1 out of 4 has serious writing difficulties and students say they like writing less and less as they go थ्रू स्कूल। के बच्चे राइटिंग को कम से कम करते जाते हैं, जब वो स्कूल से यानी कि स्कूल से फिर कॉलेज लेवल पे आते हैं तो उनकी राइटिंग स्किल्स बजाय अच्छी होने के कम से कम होती जाती हैं, लेस एंड लेस होती जाती हैं। थिंग्स टू नाउ, राइटिंग इज मोर देन पुटिंग वर्ड्स ऑन पेपर। आप कह रहे हैं ना कि आप कुछ पेपर पे लिख रहे हैं तो ये राइटिंग है, वो कह रहा है कि इसको राइटिंग नहीं कहते। पेपर पे वर्ड्स पुट करने से ज़्यादा कुछ राइटिंग है। वो क्या है कि आप अपना मैसेज जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो उसको आप अपने लफ्ज़ों में कैसे डालें और वो लफ्ज़ पढ़ने वाले के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाएं, ये राइटिंग है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट राइटिंग का। अच्छा बच्चों ये थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, और ना तो आपने इसको एज इट इज रट्टा मारना है, ना तो आपने याद करना है। इसको अच्छे से समझ के आप खुद से, आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है, आप खुद अपने लेक्चर का एनालाइज करने के काबिल होंगे। अच्छा मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाकर समझा रही हूँ इसलिए कि आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने और वो आपको हो रहे हैं। अब जरा 1 मिनट यहाँ रुक के ऊपर क्या क्या आपने पढ़ा है, आपको पता चल गया ना कि आप जर्नलिस्ट राइटिंग पढ़े हैं, इसमें रिपोर्ट्स होती हैं, मेमोज होते हैं, और आप राइटिंग कहाँ करते हैं, ये सारी बातें हमको क्लियर है ना। तो आई एम द विनर आपको समझ आ रही है, ठीक है। इस तरह सिर्फ आप अंडरस्टैंड करें, कंसेप्ट क्लियर करें, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। इट्स फाइनल स्टेज इन द कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दैट बिगन्स विद थिंकिंग। कह रहा है कि जो आपकी राइटिंग है वो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्प्लेक्स कहते हैं पेचीदा, कम्युनिकेशन होता है कि दूसरों से कम्युनिकेट करना, कलाम करना। आप कोई बाजू का आप स्पीकिंग से अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो बात आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको ये लेक्चर कम्युनिकेट कर रही हूँ, किस तरह, थ्रू स्पीकिंग। तो राइटिंग जो है ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, एक पेचीदा। स्पीकिंग जो है वो इजी प्रोसेस है, जो राइटिंग है वो कम्प्लेक्स पेचीदा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। और ये शुरू कहाँ से होता है? थिंकिंग से। जब आप थिंक नहीं करेंगे, आप कुछ सोचेंगे नहीं माइंड में, आप उसको पेपर पे राइट डाउन नहीं कर सकते। आपको पहले माइंड मैप, माइंड प्लानिंग चाहिए कुछ भी अच्छा लिखने के लिए। Writing is an especially important stage in communication, the intent being to leave no room for doubt. राइटिंग जो है आपकी कम्युनिकेशन की एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, और आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि आपने शक के लिए कोई, नो रूम फॉर डाउट। नो रूम एक ना मुहावरा है, जैसे उर्दू में मुहावरे होते हैं ना, वैसे यानी कि आपने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी अपनी तहरीर में, मुकम्मल उसको विदाउट एनी डाउट उसको पढ़ने वाले के सामने पोर्ट्रे करें, ताकि वो आपकी बात को समझे और जो आप उस तक पहुँचाना चाह रहे हैं मैसेज, आप सक्सेसफुली उस तक पहुँचा सकें। नेक्स्ट है राइटिंग वेल रिक्वायर्स, यानी कि अच्छा लिखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये नीचे हैं, ये आपने ज़्यादा ध्यान से देखना है इनको। क्लियर थिंकिंग, समटाइम्स यू नीड टू हैव योर मेमोरी रिफ्रेश्ड अबाउट अ पास्ट इवेंट इन ऑर्डर टू राइट अबाउट इट। बाज़ात आपको अपनी मेमोरी को पास्ट इवेंट्स के बारे में रिफ्रेश करना पड़ता है, यानी कि कोई आप ऐसी पुरानी चीज़, आप समझे आप अपने एक ट्रिप के बारे में लिख रहे हैं, ट्रिप पे आपने अपने ऐसे लिखना है, तो वो ट्रिप कब का आपके मैट्रिक लेवल का था, तो अब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, जाहिर है वो काफ़ी पास्ट इवेंट हो गया, तो आपको आपकी मेमोरी को रिफ्रेश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको थिंक करने की ज़रूरत है। क्लियर थिंकिंग आपके सामने होगी तो आप अपना वो सारा ट्रिप लिख सकेंगे ना, इसलिए आपको क्लियर थिंकिंग की ज़रूरत है, ये बात बताई जा रही है। मेमोरी को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है अच्छा लिखने के लिए।
sufficient time. You may have stories in your heads but need time to think them थ्रू एंड राइट देम डाउन। बाजू का ऐसा होता है, आप जब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो आप बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी राइटिंग स्किल्स वैसे ही नेचुरली बहुत अच्छी होती हैं, उनके माइंड में बहुत सी स्टोरीज आ रही होती हैं, लेकिन आपके पास टाइम होना चाहिए। अब आपके माइंड में एकदम से इतनी ज़्यादा सोचें आ रही हैं, आपने उनको ऑर्गेनाइज करना है, तरतीब देनी है, और तरतीब ये बनानी है कि इस स्टोरी को मैं शुरू कहाँ से करूँ इस बात को, और फिर आगे क्या बात लिखूँ, और फिर मैं कैसे इसको चला के और इसका कंक्लूजन कैसे लिखूँ। ज़ाहिर है जैसे एकदम से सारी सोचें आपके दिमाग में आ रही हैं, आप उसको ऐसे राइट तो कर भी नहीं सकते, और ऐसे ऑर्गेनाइज राइटिंग भी नहीं होगी आपकी। तो आपको टाइम चाहिए, सफिशिएंट टाइम आपके पास होगा, आप उन सोचों को गैदर करेंगे, फिर आप उनको लिखेंगे, एक बार इकट्ठा करेंगे, और फिर उसकी इकट्ठा जो जॉट डाउन पेपर पे करेंगे, उसमें से आप निकाल के मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी स्टोरी लिखेंगे। ठीक है, यानी कि टाइम भी रिक्वायर है आपको अच्छा लिखने के लिए। देन रीडिंग कैन स्टिमुलेट यू टू राइट अबाउट योर ओन फैमिली और स्कूल लाइफ, कि आप अगर पढ़ेंगे तो तभी आप लिख पाएंगे अच्छा। इफ़ यू रीड अ गुड बुक्स यू विल बी अ बेटर राइटर। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, ये बात तो बहुत एक यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको कहते हैं ना, वो है कि अगर आप पढ़ेंगे तो तभी लिख पाएंगे। अगर आपका फैमिली के बारे में, स्कूल के बारे में, आपका किसी बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ, तो आप क्या लिख पाएंगे? फिर तो कोई सोच भी आपके माइंड में नहीं आएगी, ना क्लियर थिंकिंग होगा और ना टाइम चाहिए होगा, क्योंकि आपके माइंड में कोई सोच ही नहीं आई होगी जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा। आप बाजू का ऐसा होता है कि आप बहुत से नॉवल स्टोरीज पढ़ लेते हैं, और कुछ अपनी आपने छोटी क्लासेस में स्टोरीज पढ़ी होती हैं उर्दू में, इंग्लिश में, तो वो सारी बातें आपके माइंड में आ रही होती हैं, वो बातें मिला के आपकी नई सोचें बन रही होती हैं माइंड में, यानी कि आपको न्यू आइडियाज़ आ रहे होते हैं। तो इसलिए रीडिंग भी ज़रूरी है अच्छा लिखने के लिए। आपके पास ज़्यादा रीडिंग मटेरियल होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तब आप अच्छा लिख पाएंगे। अ मीनिंगफुल टास्क, यू नीड मीनिंगफुल नॉट आर्टिफिशियल राइटिंग टास्क। आपकी लिखने का कोई मकसद होना चाहिए, आप आर्टिफिशियल ना लिखें, यानी कि सिर्फ खाना पूरी के लिए ना लिखें, आप एक मीनिंगफुल, एक पर्पज़, एक मकसद हो लिखने का, तो आप ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे। You will find suggestion for such tasks in the section things to do। वो कह रहा है कि आगे हमारा एक सेक्शन है थिंग्स टू डू, जिसका मतलब है करने के लिए जो चीज़ें हैं, उसमें आपको सजेशन दी जाएंगी कि मीनिंगफुल टास्क क्या होता है, उसको आप कैसे अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह। इंटरेस्ट, द टाइम इन द वर्ड वोंट हेल्प इफ देयर इज नथिंग टू राइट। आपका टाइम आपकी मदद नहीं करेगा अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, यानी कि अगर आपके पास एक इंटरेस्ट ही नहीं है आपको लिखने में, एक क्लियर थिंकिंग, क्लियर आइडिया ही नहीं है, एक पर्पस ही नहीं है, तो आप जितना मर्जी टाइम वेस्ट कर दें तो आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे। नथिंग टू से, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आप इंटरेस्टेड ही नहीं है लिखने में, तो फिर आप कैसे अच्छा लिख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। सम ऑफ द रीजंस फॉर राइटिंग इंक्लूड सेंडिंग मैसेज, कीपिंग रिकॉर्ड्स। लिखने की कुछ वजूहत ये हैं कि आपको किसी को कोई मैसेज सेंड करना होता है, तो तब उसको आप टाइप करते हैं, तब लिखते हैं। डेफिनेटली आप इंटरेस्टेड होते हैं ना उसको मैसेज करने में, उसको बर्थडे विश करनी है अपने फ्रेंड को, या ईद सेलिब्रेशन विश करनी है, या कुछ भी उसको विश करना है, तो आप इंटरेस्टेड होंगे तो तभी आप लिखेंगे ना। अच्छा, ये हो गया। दूसरा, कीपिंग रिकॉर्ड्स। आप कभी बाजू का ऐसा है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, कहीं पे आपको रिकॉर्ड्स रखने हैं आपकी कैलकुलेशन के या वट एवर कुछ भी, तो आप रिकॉर्ड्स के लिए भी लिखते हैं। अगेन आपका पर्पस है लिखने का, आप इंटरेस्टेड है लिखने में, तब लिख रहे हैं आप। एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, आप किसी के लिए फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, कोई बीमार है, आप उसके लिए सिंपैथी की फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए उसको मैसेज करते हैं या लेटर लिखते हैं, तो ये भी अगेन इंटरेस्ट है, पर्पज़ है। और रिलाइंग इन्फॉर्मेशन, या इन्फॉर्मेशन किसी को देने के लिए या इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करने के लिए आप लिख रहे होते हैं, अगेन पर्पज़ है। जब तक आपका लिखने का पर्पज़ नहीं होगा, आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। लिखने की बच्चों स्किल ही एक ऐसी है, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसको अच्छा नहीं लिख पाएंगे। जब आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तब आप अच्छा लिख पाएंगे। नेक्स्ट है रिवाइजिंग। स्टूडेंट्स नीड एक्सपीरियंस इन रिवाइजिंग देयर वर्क, दैट इज सीइंग व्हाट दे कैन डू टू मेक इट क्लियरर, मोर डिस्क्रिप्टिव, मोर कंसाइज एक्सेट्रा। आपने एक चीज़ लिख ली, आपको उसको रिवाइज करने की जरूरत है। रिवाइज करने को हम प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं। कैसे भला? कि आपने एक दिन लिखा, आप उसको छोड़ दें, अपनी राइटिंग को ऐसे ही छोड़ दें, आप नेक्स्ट डे एक फ्रेश माइंड के साथ बैठें, तो आपको खुद पता चलेगा कि यार ये मैंने गलती की है, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए, या ये एक्स्ट्रा है इसको मैं निकाल दूँ। मीन्स आपको रिवाइज करने की जरूरत है अपने काम को, ताकि आप अपने काम को ज़्यादा अच्छा बना सकें। ठीक है, ज़्यादा क्लियर करें, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव करें, यानी कि ज़्यादा क्लियर हो पढ़ने वाले के लिए भी, और कंसाइज भी हो। कंसाइज का ये मतलब है कि आप थोड़े लफ्ज़ों में ज़्यादा बात करें। अगर बाजू बात ऐसा होता है कि आप 4-5 सेंटेंस में एक ही बात को बार बार दोहरा रहे होते हैं, इससे क्या होता है, रीडर भी बोर हो जाता है और आपकी बात की वो वैल्यू भी नहीं रहती। तो कंसाइज का ये मतलब है आप थोड़े लफ्जों में ज़्यादा बात कर दें। तो ये तभी होगा जब आप रिवाइज कर रहे होंगे। एट दैट स्पॉट जब आप फर्स्ट टाइम लिखेंगे कभी भी आप परफेक्ट नहीं लिख पाएंगे। आप रिवाइज करें, अपने टेक्स्ट को प्रूफ रीड करें, तो तब आपका कंसाइज होगा, क्लियर होगा और ज़्यादा अच्छा आपकी राइटिंग का टेक्स्ट होगा। ठीक है,
pointers for you. Remember that your goal is to make your writing easier and more enjoyable. आपका गोल ये होना चाहिए कि आप अपनी राइटिंग को ज़्यादा ईजी बनाएं और पढ़ने वाले के लिए ज़्यादा इंजॉयबल बनाएं, मतलब उसको मज़ा आए आपकी राइटिंग पढ़ के, वो बोर ना हो, तभी वो पढ़ेगा ना, अदरवाइज तो वो फिर छोड़ देगा आपकी राइटिंग को. मेक इट रियल. यू नीड टू डू रियल राइटिंग. इट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू राइट अ लेटर टू अ रेलिवेंट देन इट इज़ टू राइट एंड वन लाइन नोट ऑन अ ग्रीटिंग कार्ड. कि आप रियल लिखें, हकीकत पे मबनी होनी चाहिए आपकी राइटिंग. कि अगर बच्चा एक ग्रीटिंग कार्ड पे एक वन लाइन नोट लिख रहा है, उससे ज़्यादा वैल्यू ये होगी उसके लेटर की. यानी कि आपने आपके फ्रेंड का बर्थडे है, आप ये एग्जांपल लें, तो आपने उसको बर्थडे कार्ड गिफ्ट दिया है, तो बर्थडे कार्ड पे आप एक लाइन के बजाय उसके साथ एक अच्छा सा लेटर लिखने हैं, उसमें ढेर सारी बेस्ट विशेस लिखें, तो वो ज़्यादा इंजॉय भी करेगा आपके लेटर्स, आपकी राइटिंग को, और वो ज़्यादा खुश भी होगा, मतलब रियल आपकी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही होंगी ना. सजेस्ट नोट टेकिंग. टेक नोट्स ऑन ट्रिप्स और आउटिंग्स एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सा. बताया ना आपको ऊपर भी कि अगर आप अपने मैट्रिक के ट्रिप का कहानी लिखने बैठे हैं, तो अगर आपने उस वक्त जब आपका ट्रिप था आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, 2-4 बातें लिखी होंगी, या आप डायरी लिखते हैं आपने डायरी में लिखा होगा, तो वो पढ़ के आप ज़्यादा जल्दी उसको रिफ्रेश कर लेंगे अपनी मेमोरी को. आपका वो पास्ट इवेंट आपको ज़्यादा अच्छी तरह रिफ्रेश हो जाएगा. तो आपको नोट्स बनाने की ना अपनी आदत बनाए. यानी कि जो चीज़, अगर बाज़ बच्चे ऐसे हैं जिनको फ्यूचर में यानी कि ये जाना ही राइटिंग में, कॉलम लिखना है या इस तरह, तो उनकी हैबिट नोट टेकिंग की होनी चाहिए, ताकि उनके नोट्स बने हो और उनको जब वो बैठे लिखने, उनके पास ढेर सारा पहले ही मटेरियल, वो मटेरियल पढ़ के ज़्यादा थॉट्स और थिंकिंग उनके माइंड में आए, ज़्यादा थॉट्स आए, तो वो अच्छा लिख पाएँ, अपने मटेरियल को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएँ. दिस कुड इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल वॉक्स, अ बोट राइड, अ कार ट्रिप. यानी कि आपके ट्रिप में एक नेचुरल वॉक्स थी, आपने थोड़ा बहुत चले, आपने मॉर्निंग वॉक की, वैसे ही कर ली ट्रिप के बगैर. उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें कि कैसे आप पढ़ते हैं ना ये लेटर्स, या बहुत सारी आपने पढ़ा होगा बचपन में कि सुबह कैसे मॉर्निंग वॉक का, जब आपने मॉर्निंग वॉक को, आई थिंक स्टोरी या कुछ है ना बच्चों के छोटे लेवल पे आपने पढ़ा होगा ना, उसमें डिस्क्रिप्शन कैसे होती है कि सूरज ऐसे तुलू हो रहा होता है और ये परिंदे चहचहा रहे होते हैं, बाग का ये मौसम होता है सारा, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन. ठीक है. नेचुरल आपकी वॉक के बारे में डिस्क्रिप्शन होगी. बोट राइड, अगर आपने ट्रिप पे कश्ती पे सवारी किया उसके बारे में आप लंबी डिटेल लिख सकते हैं. अगर आपका कार ट्रिप है उसके बारे में लिख सकते हैं. और अदर रेलिवेंट दैट लेंड यू नोट टेकिंग, और बाकी और चीज़ें जो आपको नोट टेकिंग के लिए पे उभारें, जिनके आपने नोट्स लिए हुए हो, आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस पर आप अच्छी राइटिंग लिख सकते हैं. नेक्स्ट आ गया ब्रेन स्टॉर्मिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग का ये मतलब है कि आप अपने माइंड को तैयार करें, अपने माइंड को सोचें कि आपने लिखना क्या है. लिखने के लिए आप अपने माइंड को, यानी कि इसको एक कहते हैं माइंड मैप भी कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि लिखने के लिए सोचना, पहले अपने दिमाग को दौड़ाना, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना, ये होता है शॉर्ट मीनिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग. डू इट एज मच एज पॉसिबल अबाउट योर इंप्रेशन एंड डिस्क्राइब पीपल एंड इवेंट्स टू यू. मतलब पहले आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि इसके बारे में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, कहाँ मैं जा सकता हूँ. तो जितना आप ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी राइटिंग अच्छी होगी. ठीक है. कि इसको करें जितना आप पॉसिबली कर सकते हैं. योर इंप्रेशन एंड डिस्क्राइब पीपल एंड इवेंट्स टू यू. और आप क्या करें, लोगों को और इवेंट्स को डिस्क्राइब करें अच्छी तरह. और ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपको हेल्प मिलेगी कि आप इसको ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकें. Encourage keeping a journal. This is an excellent writing practice as well as a good outlet for entire feeling. Encourage keeping a journal. इसको हम पढ़ लेते हैं पूरा पैराग्राफ करके, इसको डिस्कस करते हैं. Write about things that happen at home and school, about people you like or dislike and why, things to remember or things you want to do, especially write about personal feelings, pleasure as well as disappointments. ये वही जैसे मैंने आपको डायरी राइटिंग के ऊपर एग्जांपल दी, ऐसे ही कि जनरल अपने आप खुद अपने लिए नोट्स तैयार करें. एक अपनी जनरल राइटिंग आप खुद करें. जनरल राइटिंग में ये है ना, अच्छा आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें. सबसे पहले आप लिखें जो आपके साथ घर में जो कोई मेमोरेबल वाकया इवेंट हुआ उसको आप राइट डाउन कर लें. स्कूल में हुआ उसको लिख लें. और अबाउट पीपल, जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उनके बारे में कुछ लिखें. जो आपको अच्छे नहीं लगते, उनकी कोई चीज़ आपको इरिटेट करती है और क्यों करती है वो लिखें आप. और जो चीज़ें आपको हैं कि ये मेमोरेबल हैं, ये याद रखने के काबिल हैं, उनको लिखें. और वो चीज़ें लिखें जो आप करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ों के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में, अपनी मायूसियों के बारे में, ये सब कुछ लिखें. ये एक छोटा लेवल है आपकी राइटिंग स्किल को अच्छा करने का. अब जब ये छोटी छोटी चीज़ें लिखना शुरू हो गए तो आपकी राइटिंग स्किल इससे पॉलिश होती जाएगी. ठीक है. Use games. There are numerous games and puzzles that help you to increase vocabulary and make you more fluent in speaking and writing. बहुत सी गेम्स हैं जो जिनमें जिससे आप अपनी स्पीकिंग वाली स्किल भी अच्छी कर सकते हैं. और आपको जब आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी, स्पीकिंग स्किल फ्लुएंट होगी, यानी कि अच्छी मुसलसल आप ठीक से बोल पाएंगे, फ्रीक्वेंटली बोल पाएंगे, तो आपकी राइटिंग स्किल भी डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी. रिमेंबर, बिल्डिंग अ वोकैबुलरी बिल्ड्स
कॉन्फिडेंस, जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होने का ये मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वोकैबुलरी कब अच्छी होगी, जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों से इंटरेस्ट लेंगे जो आपकी वोकैबुलरी इन्हेंस करने में आपकी मदद करते हैं, जिसमें ये पजल्स और ये गेम्स और ये ऐसी चीज़ें इधर एग्जाम्पल दी गई है उनकी। ट्राई क्रॉसवर्ड पजल्स, वर्ड गेम्स, एनाग्राम्स एंड क्रिप्टोग्राम्स डिजाइंड स्पेशली फॉर दिस पर्पज। बहुत सी वर्ड्स गेम होती है ना, आप ये वर्ड गेम लिखे ना अगर गूगल पे तो आपको ढेर सारी मिल जाएंगी। क्रॉस वर्ड पजल्स, उसमें ऐसा होता है कि आपने वर्ड्स को पता नहीं वर्ड्स को इकट्ठा करना होता है, और बहुत सारी इस तरह की गेम होती हैं। आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो आप आराम से गूगल पे लिखें, आपको ढेर सारी मिल जाएंगी, आप उसमें उनमें इंटरेस्टेड भी हो जाएंगे। तो आप वो गेम्स करें, ज़्यादा ना करें, थोड़ा करें, ताकि आपकी राइटिंग स्किल वोकैबुलरी अच्छी हो। और दूसरी बात है, आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट है ना, पढ़ना भी तो है ना अपने, आप बड़े हो गए हैं। वेल, फ्लैश कार्ड्स आर गुड टू एंड दे आर इजी टू मेक एट होम। फ्लैश कार्ड पे लिखने के लिए क्या आप अपनी वोकैबुलरी फ्लैश कार्ड्स पे लिखने, ये कार्ड्स भी होते हैं डिफरेंट वोकैबुलरी इनहेंस करने के लिए, और ये डिफरेंट आपको टेक्टिक्स दिए जा रहे हैं किस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी अच्छी कर सकते हैं। सजेस्ट मेकिंग लिस्ट इज गुड प्रैक्टिस एंड हेल्प्स टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। You might make list of your records, tapes, baseball cards, dolls, furniture in room etc. यानी कि आप अपने रूम में जो चीज़ें देखें ना, आप उठा के उनकी लिस्ट बनाने लग जाएं। अब समटाइम ऐसे होगा आपकी कोई चीज़ ऐसे रूम में पड़ी होगी जिसकी आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो आप उसकी इंग्लिश के लिए डिक्शनरी देखेंगे, इधर उधर नेट पे देखेंगे, तो क्या होगा, आपके आंखों से और भी ऐसे लफ्ज़ गुजर रहे होंगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वो आपकी जब आइज से एक बार गुजरेंगे, आप एक बार उनको रीड कर लेंगे, तो वो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं रह जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी स्किल जो वोकैबुलरी स्किल है वो ज़्यादा पॉलिश होगी। जब आप कुछ भी सर्च करने लगते हैं ना, तो वो आपकी जो डिजायर्ड चीज़ होती है जिसके लिए आप सर्च कर रहे हैं वो तो आपको मिलती है, और भी आपको ढेर सारा नॉलेज आपके लाशौरी तौर पे मिल जाता है, जो आपको कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर फ़ायदा देता है, ठीक है। इसलिए आप लिस्ट बनाने की आदत बनाएं, कोई भी चीज़ आप उसकी लिस्ट बनाएं, अपने रूम में अपने घर की चीज़ों की लिस्ट बनाएं। ऐसे मतलब ये ऐसी छोटी छोटी बातें आप लिखेंगे, इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल इन्हेंस होगी, अच्छी होगी। यू कुड इंक्लूड आइटम्स यू वांट। अब अपनी लिस्ट में जो चीज़ें आपको चाहिए, जो आप परचेज करना चाहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। इट्स गुड आल्सो गुड प्रैक्टिस टू मेक लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू। आप उन चीज़ों की लिस्ट भी बना सकते हैं जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, यानी कि आप छोटे बच्चे सोचते हैं मैं बड़ा होकर ये करूँगा, ये बनूंगा, ये वो, तो आप जो बचपन में सोचते होते थे आप उनकी लिस्ट बना लें। तो क्या होगा, कोई बातों की आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, आप सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वोकैबुलरी ग्रो करेगी, आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होगी। स्कूल वर्क की लिस्ट बनाएं, डेट फॉर टेस्ट, सोशल इवेंट्स एंड अदर रिमाइंडर्स। यानी कि आपका कोई सोशल इवेंट आगे आ रहा है, आपका कोई फैमिली फंक्शन आ रहा है, या कुछ भी आ रहा है, आप लिस्ट बनाते रहें। मतलब ये सारी बच्चों आपको इसलिए नसीहतें की जा रही हैं कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें लिखेंगे ना, जो आपको बेशक पढ़ने में फजूल लग रही हो, इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप अच्छा लिख पाएंगे, आप प्रोफेशनल लिख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेज कॉपिंग। इफ़ यू लाइक अ पर्टिकुलर सॉन्ग, लर्न द वर्ड्स बाय राइटिंग देम डाउन। अगर कोई चीज़ आपको पसंद है, ये सॉन्ग या कोई भी ऐसी चीज़, आप क्या करें, लर्न द वर्ड्स बाय राइटिंग देम डाउन। उसको एक बार सुन के ना खुद से लिखने की कोशिश करें, जो वर्ड, मतलब आप इसमें कुछ स्टोरी की एग्जांपल ले लें, आपने कुछ स्टोरी पढ़ी है, आप उसको खुद से लिखने की कोशिश करें, जो आपने उसमें पढ़ा है। रिप्लेइंग द सॉन्ग ऑन योर स्टीरियो टेप, play or jotting down the words whenever the song is played on a radio program. Also copy favorite poems or quotation from book and plays। ये तो बहुत बुरी बात है, सॉन्ग सुनने के लिए तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी, ये मैं इससे एग्री भी नहीं करती जो लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको स्टोरी की एग्जांपल दी, आप कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसे देख लें, कोई मतलब कार्टून तो आप पता नहीं देखते होंगे आप या नहीं, कुछ भी ऐसा, मतलब आप उसको एक बार देखें और आपको खुद से आप सोचें ना कि मैंने उसमें क्या देखा था, अच्छा उसमें फिर क्या हुआ था, ये चीज़ आप लिखें, और जब उसको दोबारा देखें तो आपको पता चलेगा आपकी मेमोरी कितनी शॉर्प है। इसके आपका माइंड ज़्यादा फ्रेश होगा और ज़्यादा तेज़ी से थिंक करना शुरू करेगा। अपनी फेवरेट पोइम्स को, अपने कोटेशन को, बुक्स को, प्लेस को, उनको भी आप लिखें, कॉपी करें। कॉपी ऐसे करें, एक बार पढ़ें, फिर खुद से सोचें कि मैंने क्या पढ़ा था, अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर उसको उसके साथ मैच करें। क्या होगा, आप अपने लफ्ज़ों में जब लिखेंगे ना तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी। डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड राइटिंग। देयर आर मैनी डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग। यानी कि बोलने के और लिखने के दोनों के दरमियान बहुत सारे फ़र्क हैं, बहुत से डिफरेंस हैं। राइटिंग इज़ नॉट सिंपली स्पीच रिटन डाउन ऑन पेपर। राइटिंग लिखना यानी एक सिर्फ तकरीर आप पेपर पे लिख रहे हैं, ये राइटिंग नहीं है, अच्छी राइटिंग इसको नहीं कहते। बोलने में तो आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, देखें ना मैं आप किस तरह इरेगुलरली बोल रही हूँ, मतलब अगर ये मैं लेक्चर लिखूँ तो डेफिनेटली मुझे इसको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में लिखना पड़ेगा। समझाने में तो मैं आपको अभी ये बात समझा रही हूँ, फिर ये पढ़ के ये समझा रही हूँ, मतलब लिखने के लिए वो टेक्निक्स चाहिए होती हैं जो बोलने के लिए नहीं चाहिए होती। लिखना थोड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस है, मुश्किल है, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है। Learning to write is not a natural extension of learning to speak। कह रहा है लर्निंग टू राइट इज़ नॉट अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग टू स्पीक। यानी कि आप जब बोलते हैं
आप बोलना कैसे सीखते हैं? आप छोटे होते हैं, आपको कोई घर में बताता है कि उर्दू ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश ऐसे बोलते हैं या पंजाबी ऐसे बोलते हैं, आप कैसे नेचुरली सीख जाते हैं ना, आप उनको सुन सुन के बोलना सीख जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि इस वर्ड चीज़ को ये कहते हैं, ये कहते हैं। तो जबकि जो लिखने की राइटिंग है, जो राइटिंग स्किल है, वो आप ऐसे नहीं सीखते, यानी कि दूसरों को लिखता हुआ देख के नहीं सीख सकते, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। अनलाइक स्पीच, राइटिंग रिक्वायर्स सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस। स्पीच की तरह स्पीच में वो चीज़ें नहीं चाहिए होती, कौन सी भला, प्रैक्टिस और इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको अच्छा लिखने के लिए हदायत चाहिए होती हैं, जो अभी आपको इस लेक्चर में ढेर सारी दी गई हैं और भी आगे आएंगी, और प्रैक्टिस भी चाहिए होती है अच्छा लिखने के लिए, जबकि अच्छा बोलने के लिए आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। Here are some of the differences between speaking and writing that may clarify things for you and help you in your efforts as a writer and a speaker. यहाँ आपके पास डिफरेंस आपको दिया गया है राइटिंग और स्पीच का, स्पीकिंग का, ये आपको क्लेरिफाई करेगा कि स्पीच में और राइटिंग में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, फ़र्क है। ये वो में भी आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इसमें से आप कुछ पॉइंट ना यानी कि मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। यूनिवर्सल, एवरीबॉडी एक्वायर्स इट, ये तो हर बंदा बोल सकता है, आपको जिसके पास, जिसको अल्लाह ताला ने जुबान दिया वो बोल सकता है, इसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, आपको कोई स्किल्स ही नहीं चाहिए। नॉट एनी वन लर्न्स टू रीड एंड राइट, हर बंदा पढ़ना और लिखना नहीं जानता, डेफिनेटली जो सीखेगा वही जानेगा, हर बंदा नहीं जान पाता। स्पोकन लैंग्वेज हैज़ डायलेक्ट वेरिएशन दैट रिप्रेजेंट अ रीजन, यानी कि जो जुबान बोली जाती है उसमें क्या डायलेक्ट वेरिएशन है, उसमें फ़र्क है, यानी कि अगर आप पंजाब से हैं तो आप कोई और लैंग्वेज पंजाबी बोलते हैं और सिंध के लोग सिंधी बोलते हैं। रिप्रेजेंट अ रीजन, आपकी ज़ुबान आपके रीजन को, आपके इलाके को, आपकी ज़ुबान के फ़र्क जो आपके इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। जबकि राइटिंग में क्या होता है, रिटन लैंग्वेज इज़ मोर रिस्ट्रिक्टेड एंड जनरली फॉलोज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्रामर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड वोकैबुलरी। रिटन लैंग्वेज में ये नहीं होता, आपका रीजन रिप्रेजेंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है इसमें एक स्टैंडर्ड है ग्रामर का। अब सारे बंदे जो भी इंग्लिश में लिख रहे हैं वो उसी ग्रामर के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपको दिया जाता है कि आपने वर्ब इधर पुट करना है, सब्जेक्ट इधर पुट करना है, ऑब्जेक्ट अपने सेंटेंस में इधर लिखना है। अब सारे लोग किसी भी रीजन से, किसी भी दुनिया के कोने से बिलोंग करते हैं, वो उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक तरतीब होती है, और वोकैबुलरी एक मखसूस आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये एक और डिफरेंस है लिखने और बोलने में। Speakers use their voices, pitch, rhythm, stress and their bodies to communicate their message. कोई आपके सामने स्पीच कर रहा हो, कभी उसकी आवाज़ ऊंची होती है, कभी लो होती है, किसी बात पे वो जोर दे के बोलता है, मतलब जोर से वो बात बोलता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये स्ट्रेस दे रहा है इस बात पे। और क्या होता है, आपको हाथों से भी इशारे कर रहा होता है, कभी हाथ इधर कर रहा होता है, कभी इधर, यानी कि बॉडी लैंग्वेज भी एक उसकी होती है। जबकि लिखने वाले में आप अगर किसी की राइटिंग पढ़ रहे हो ना, तो आप उससे उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ना स्ट्रेस का आपको पता चलता है, ना आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट है। कैसे बना, राइटर्स रिलाई ऑन द वर्ड्स ऑन द पेज टू एक्सप्रेस मीनिंग एंड देयर आइडियाज। सिर्फ राइटिंग आपकी, वो जो आपके सामने लफ्ज़ लिखे आते हैं, आप सिर्फ उनसे ही आपने इंटरप्रेट करना है जो भी करना है। जबकि बोलने में तो आप उस बंदे को देख रहे होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका स्टाइल, उसका यानी कि वो कितने गुस्से से बोल रहा है, कितने जोर से क्या बात कर रहा है, तो ये सारा कुछ आप नोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर पे स्पीकर्स यूज पाज एंड इंटोनेशन। पाज कहते हैं यानी कि वो बोलने के दरमियान बीच में कभी कभी वक्फा ले लेते हैं, और इंटोनेशन कहते हैं इंतसाब को। जबकि राइटिंग में क्या होता है कि राइटर्स यूज पंक्चुएशन, उसमें सिर्फ पंक्चुएशन होती है। देखें ये आपके सेंटेंस है, पहले डब्ल्यू कैपिटल है इसमें, और अगर कोई इसमें प्रोनाउन होता है वो भी कैपिटल होता है, तो इधर पंक्चुएशन पे जो दिया जाता है, या कॉमा कहाँ पुट करना है आपने, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें। स्पीकर्स प्रोनाउंस, राइटर्स स्पेल। स्पीकर क्या करता है, प्रोनाउंस करता है। अब मैंने आपको ये वर्ड बोला स्पीकर्स, अब प्रोनाउंस किया ना, जबकि लिखा हुआ ये क्या, यहाँ प्रोनाउंस नहीं हो रहा, लिखे हुए सिर्फ स्पेलिंग है। लिखने में आप स्पेलिंग्स पे जोर देते हैं और बोलने में प्रोनाउंसिएशन पे। स्पीकिंग इज ऑफन स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लैंड। स्पीकिंग क्या होती है, स्पॉन्टेनियस यानी कि फ़ौरन से बोल देते हैं, बरजस्ता होती है, और अनप्लैंड होती है, बोलने के लिए आपको इतना ज़्यादा प्लान नहीं करना पड़ता। जबकि मोस्ट राइटिंग इज प्लान्ड एंड कैन बी चैलेंज थ्रू एडिटिंग एंड वीएन बिफोर एन ऑडियंस रीड इट। तो राइटिंग क्या होती है, प्लान्ड होती है, उसके लिए आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और क्या होता है आपकी एडिटिंग एंड रिवीजन। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि आप अच्छी राइटिंग के लिए क्या करें, रिवीजन करें, उसमें रिवीजन इन्वॉल्व होती है आपकी राइटिंग में। नेक्स्ट 8 नंबर है स्पीच इज यूजली इनफॉर्मल, 7 नंबर। स्पीकर्स हैव इमीडिएट ऑडियंस हु नोट। स्पीकर के सामने ऑडियंस होते हैं, नोट का मतलब होता है सर हिलाना। बाजू का ऐसा होता है आप लेक्चर ले रहे होते हैं, सर हिला रहे होते हैं, जिससे आपके स्पीकर को पता चल रहा होता है कि आपको समझ आ रही है। इंटरप्रेट यानी कि उसको इंटरप्ट कर सकते हैं, बीच में मुदाखलत कर सकते हैं, अगर कोई बात समझ नहीं आ रही वो क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। स्पीकर के सामने ऑडियंस होते हैं, उसको साथ ही पता चल रहा होता है कि उसकी स्पीच कैसी थी, वो उसको रिस्पॉन्स साथ साथ मिल रहा होता है।
जबकि राइटिंग में ऐसा होता है, राइटर्स हैव अ डिलेड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑडियंस और नॉन एट ऑल। राइटर को अगर रिस्पॉन्स मिलेगा अपने ऑडियंस की तरफ से, यानी कि कमेंट्स में, जैसे आप कोई चीज़ लिखते हैं, कोई नॉवल वगैरह, तो आपको लोग फीडबैक देते हैं, वो एक तो डिले होगा यानी कि लेट होगा रिस्पॉन्स, या कुछ लोग नॉट एट ऑल, नॉन एट ऑल, उनको रिस्पॉन्स राइटर्स को मिलता ही नहीं है। एंड हैव ओनली वन अपॉर्चुनिटी टू कन्वे देयर मैसेज, बी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, एक्यूरेट एंड होल्ड द रीडर्स इंटेंशन। उनके पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने मैसेज को कन्वे करें, अपने मैसेज को दिलचस्प बनाएं, उसको इंफॉर्मेटिव बनाएं, उसको एक्यूरेट यानी कि करेक्ट ठीक बनाएं, और क्या करें, रीडर की अटेंशन जो है वो होल्ड करें, वो अपनी तरफ रीडर की अटेंशन अट्रैक्ट करें ताकि उनके मैसेज को लोग पढ़ें। जबकि स्पीकर के पास तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटी होती है, वो पूछ जाता है समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही, अच्छा मैं इस तरह समझाता हूँ, इस तरह समझाता हूँ। जबकि राइटर के पास तो उसने एक ही बार दे देना मटेरियल, और वो फिर आगे रीडर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा उसको रिस्पॉन्स करेगा। स्पीच इज यूजली इनफॉर्मल एंड रेपिटेटिव। स्पीच इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल बच्चों वो चीज़ होती है जिसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन और ये सारा कुछ फॉलो करना पड़ता है। स्पीच में ऐसा नहीं होता, और रिपीटेटिव होती है, यानी कि आप एक बात बार बार रिपीट कर सकते हैं आप जोर देने के लिए, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ लोगों की आदत होती है एक बार अपनी बात बार बार रिपीट करते रहते हैं। और जबकि राइटिंग में ऐसा नहीं होता। राइटिंग ऑन द अदर हैंड इज मोर फॉर्मल एंड कम्पैक्ट। फॉर्मल होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। कम्पैक्ट होती है, एक कलेक्टेड फॉर्म में होती है। इट प्रोग्रेस मोर लॉजिकली विद फ्यूअर एक्सप्लेनेशंस। लॉजिकली होती है, यानी कि आप दलील के साथ बात करते हैं और एक्सप्लेनेशन थोड़ी देते हैं बताने में। तो आप देखें ना, मैं आपको एक लाइन पढ़ती कितना ज़्यादा बता रही हूँ, समझा रही हूँ, बोल रही हूँ। जबकि अगर ये राइटिंग में होता आपका लेक्चर तो बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना। फीवर एक्सप्लेनेशन होती है, कम एक्सप्लेन किया जाता है राइटिंग में, ठीक है। बाकी हम इसको अगले पेज पे पढ़ते हैं, पहले इसको देख लेना इन वाले को। स्पीकर्स यूज सिंपलर सेंटेंस कनेक्टेड बाय लॉर्ड्स ऑफ एंड्स एंड बट्स। स्पीकर जो है आसान सेंटेंस यूज करता है कनेक्टेड बाय लॉर्ड्स ऑफ एंड्स एंड बंट्स। लॉर्ड्स ऑफ एंड्स एंड बंट्स बच्चों हम कहते हैं कि हम, जैसे मैं आपको अभी बात करूँ क्योंकि ऐसे होता है कि लेकिन इस तरह, क्योंकि के, ये छोटी छोटी बातें जो हम लिखने में अगर लिखें तो बिल्कुल भी ये वर्ड्स हम ना यूज़ करें जो हम बोलने में यूज़ करते हैं। मतलब कि अब ये ऐसे हो रहा है, अब ये इस तरह है, तो ये मतलब अब देखें ना, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अगर लिखें तो हम उनको रिमूव करें, वो फजूल लगे, वो हमारी राइटिंग को ख़राब कर देते हैं। जो कि हम स्पीकर बोलने में यूज़ करता है, उनको लॉर्ड्स ऑफ यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है उनका। Speakers draw on their listeners' reaction to know how or whether to continue. स्पीकर अपने, यानी कि आपको टीचर ही लेक्चर दे रहा है, मैं तो खैर अब आपको नहीं देख रही, लेकिन अगर कोई लेक्चर दे रहा है तो उसको सामने देख, अगर बच्चे सो रहे हैं, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो उसको पता चल जाता है यार मेरी इनको समझ नहीं आ रही, मैं बस करूँ, अब ये बोर हो रहे हैं, मतलब उनका रिएक्शन साथ साथ देख रहा होता है। जबकि राइटिंग में आपको पता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो लिखने वाला है अपने रीडर को देख नहीं रहा होता। स्पीकर्स कैन गेज द एटीट्यूड, बिलीव्स एंड फीलिंग ऑफ देयर ऑडियंस बाय देयर वर्बल एंड नॉन वर्बल रिएक्शंस। यानी कि वर्बल रिएक्शन जो वो मुंह से बोल के बातें कर रहा है, और नॉन वर्बल जो वो इशारे कर रहा है अपने हाथों के, इन दोनों रिएक्शन से वो अपने ऑडियंस की फीलिंग जज कर सकता है, देख सकता है। ज़ाहिर है वो उसके सामने बैठे होते हैं, उसको पता चल जाता है। और जबकि ये 11वां पहले पढ़ते हैं, फिर ऊपर वाले दो पढ़ेंगे। राइटर्स मस्ट कंसीडर व्हाट एंड हाउ मच देयर ऑडियंस नीड टू नो अबाउट अ गिवन टॉपिक। तो राइटर को खुद से ही कंसीडर करना पड़ता है, खुद से ही उसको इस बात की तहमीना लगाना पड़ता है कि उसके ऑडियंस को कितना इस टॉपिक पे मटेरियल चाहिए, तो वो वैसा उनको प्रोवाइड करता है। यानी कि वो श्योर नहीं होता, ना वो उसके सामने होते हैं, ना उनको वो देख रहा होता है, वो अंदाजे से ही करता है जो भी करता है। अच्छा 9 वाला हमने इसका ऊपर पढ़ा स्पीकिंग का, राइटिंग का देखें। राइटर्स यूज मोर कम्प्लेक्स सेंटेंस विद कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक हाउएवर, हु, ऑल्दो एंड इन एडिशन। देखा कि राइटिंग मोर कम्प्लेक्स है, ज़्यादा पेचीदा सेंटेंसेस यूज होते हैं। ऊपर हमने पढ़ा ना कि वो ऑन्ट्स, लॉट्स ऑफ, यानी कि के, कैसे, चुनाचे, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं स्पीकिंग में। राइटिंग में हाउएवर, हु, ऑल्दो एंड इन एडिशन। देखें ये प्रॉपर वर्ड्स हैं, अगर आपने यूज करने हैं सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आपस में, तो ये करेंगे वर्ड्स। जो बोलने में यूज करते हैं कि ऐसे हो गया, क्योंकि, मतलब वो ऐसे वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते राइटिंग में, फॉर्मल होना पड़ता है आपको। राइटर्स आर ऑफन सॉलिटरी इन देयर प्रोसेस। अपने प्रोसेस में सॉलिटरी होते हैं, यानी कि अकेले होते हैं। जब वो लिख रहे होते हैं तो डेफिनेटली ना कोई ऑडियंस उनके पास होता है, ना कुछ, वो अकेले उसको लिख रहे होते हैं और उनको अंदाजे से लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, मुझे पता है, मे बी आप बोर भी हो गए हो, लेकिन मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए किया कि आपका फर्स्ट लेक्चर आपको क्लियर हो जाए। तो आगे इंशाल्लाह यही बातें बार बार आएंगी जो कि आपको अभी क्लियर हो जाएंगे, तो आगे इतनी एक्सप्लेनेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों आई होप कि आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।